गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब है क्या। इसकी नॉर्मल हम परिभाषा देखें तो हम कहते हैं कि जिस वर्ड के अंदर किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको वर्ब कहते हैं। यानी या तो उसमें कोई एक्शन होगा या कोई स्टेट होगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लाइक्स आइसक्रीम। ये हमारा सेंटेंस है। इसके अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है और लाइक्स हमारी वर्ब है और आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है लाइक्स। तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमारी वर्ब को शो कर रहा है। एक सेंटेंस मैंने लिखा जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर इज है, ये हमारी वर्ब है और ये एक स्टेट बता रही है, न कि कोई एक्शन बता रही है। यानी कि स्टेट बता रही है, उसकी स्थिति बता रही है कि वो डॉक्टर है। तो इस प्रकार से वर्ब हमारे दो फंक्शन कर सकती है, या तो वो कोई एक्शन दर्शाएगी या फिर कोई स्टेट बताएगी। दोनों ही परिस्थिति में हम उसको वर्ब कहेंगे। और नॉर्मली अब इसको हिंदी में सिंप्लीफाई करें तो हिंदी में प्राय वर्ब्स के अंत में हमें ना मिलता है। जैसे खाना, पीना, भागना, दौड़ना, लुटना, बैठना, उठना, पिटना, ये जितने भी ना लगते हैं वर्ड्स के अंत में, ये पहचान कराते हैं कि वो वर्ब है। तो ये हमारी थी वर्ब की परिभाषा कि वर्ब क्या है। ये या तो स्टेट बताएगी या कोई एक्शन बताएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल है, वो हम देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कोई भी हमारा सेंटेंस पैटर्न है, उसका हमने मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए उसमें नॉर्मली सब्जेक्ट पाया जाता है, वर्ब पाई जाती है और ऑब्जेक्ट पाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है तीनों ही फंक्शन हो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, ही इज टीचिंग इंग्लिश। इसको हम अगर देखें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इस टीचिंग के अंदर टीच हो गई हमारी मेन वर्ब, और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ये तीनों चीज़ें इस सेंटेंस के अंदर हैं। लेकिन सेंटेंसेस दो से भी बन सकता है। जैसे मैंने लिखा सी डांसेज। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया और वी हो गई वर्ब। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही पार्ट मिले, सब्जेक्ट और वर्ब। अब आगे बताऊं इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो अगर सिर्फ वर्ब हो तो भी सेंटेंस बन सकता है। बड़ी मजेदार बात है। सिर्फ मैंने लिखा गो तो ये भी एक सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा कम, ये भी एक सेंटेंस है। इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। यानी एक सिंगल वर्ड्स भी सेंटेंस का काम कर सकता है बशर्ते कि वो वर्ब हो। यानी कुल मिला के हमने इसका परिणाम क्या निकाला कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। बाकी पार्ट्स हो या न हो, लेकिन वर्ब कंपलसरी होगी तो ही सेंटेंस बनेगा। इट मीन्स वर्ब है हमारी वो कंपलसरी है, यानी सेंटेंस का मूल आधार है वर्ब। ये हुआ हमारा वर्ब क्या है। अब मान लो इसको आप आगे डेफिनेशन दें। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज बीटिंग ए डॉग। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीटिंग मेन वर्ब हो गई, और ए डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा मैंने ऐसे दूसरा एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको। जैसे उसने कहा ही वाज ए टीचर। इसके अंदर वाज क्या है, जैसे हमें देखते ही हम कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये वाज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। यानी कई बार हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। तो कुल मिला के शर्त यह है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सिंगल वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो वो हमेशा मेन वर्ब भी होती है।
अकेली हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकती। यानी कुल मिला के अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब कहलाएगी। तो इन दो सेंटेंस से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सिंगुलर अगर कोई वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है, अगर डबल है तो आपकी एक हेल्पिंग हो सकती है कि मेन वर्ब हो सकती है। तो ये हमने देखी वर्ब की डेफिनेशन कि वर्ब है क्या। अब इसको आगे हम डिवाइड करें, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके मोटे मोटे हमने दो पोर्शन कर देते हैं। पहला है हमारा, इसके जैसे हमने दो हिस्से कर दिए, हेल्पिंग वर्ब या इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। दूसरा इसका हमने नाम दे दिया मेन वर्ब। इसको वर्ब नहीं बोलते, वर्ब, आर साइलेंट रहता है। तो पहली कैटेगरी हमने इसकी कर दी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी कर दी मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारी क्या आती हैं, पहली जिनको हम कह सकते हैं, इसको हम और आगे डिवाइड करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसके अंदर हम सबसे पहले रखते हैं बी वर्ब को। बी वर्ब ये हमारी हैं इज, एम, आर, वाज, वर। दूसरी मैंने लिखी डू वर्ब, ये हमारी हैं डू, डज और डिड। तीसरी श्रेणी मैंने इनकी कर दी हैव वर्ब, हैज, हैव और हैड। ये हमारी हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी। इनको पांच को हमने नाम दे दिया बी वर्ब, इनको दे दिया डू वर्ब और इनको नाम दे दिया हैव वर्ब। तो ये टोटल कुल मिला के हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हम इसके ऊपर मेन फोकस करें, जो हमारी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया कहलाती है, ये जैसा कि नाम से हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहलाती हैं। अब इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जैसे आप लिख सकते हो जिसमें कोई भी एक्शन मिलेगा, ईट है, स्लीप है, गो है, खूब सारी हो सकती हैं, वॉक है, रन है, ये सब क्या है हमारी मेन वर्ब हैं। तो मोटी मोटी हमने इनकी दो कैटेगरी कर दी, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब इस ऑक्सिलरी में पहला पार्ट तो हमने किया था प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी ये हो गई हमारी 5, 3, 8, 3, 11। इसके बाद हमने इसको आगे और आगे बढ़ाया, डिवाइड किया, तो हम बना सकते हैं इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी, जिनको हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो मॉडल भी अपने आप में क्या है, एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हैं। उनको हमने यहां मेंशन किया, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और ought to। यानी ये 13 हमारे मॉडल्स हो गए। तो 11 हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई और 13 हमारे मॉडल्स हो गए। ये दोनों ही मिलकर के क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी ये फिक्स है, लिमिटेड है इनकी संख्या, जबकि मेन वर्ब अनलिमिटेड है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते कि इतनी ही मेन वर्ब्स होती हैं। तो ये थी आपकी वर्ब की दो जो मेन कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहां तक आपके क्लियर है। इसके बाद वर्ब को फिर हमने और डिवाइड कर दिया, जिसकी दूसरी कैटेगरी आप देखें, जैसे इसी को हमने फिर से बांटा, तो हमने इसका दूसरा जो डिवाइडेशन किया वो देखिए आप, इनको हमने बांट दिया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और दूसरी इनकी श्रेणी निर्धारित कर दी इनट्रांजिटिव। अब ये क्या है, इनको देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, इस वर्ब की विशेषता यह है कि यह हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती या जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता, वो इनट्रांजिटिव यानी सहकर्मक और अकर्मक। इसके मैं दो सेंटेंस लिखता हूं जिससे आप समझ जाओगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जैसे मैंने लिखा रोहित
इज फ्लाइंग ए काइट। रोहित इज फ्लाइंग ए काइट। रोहित पतंग उड़ा रहा है। तो हमें ये देखना है, इसमें रोहित हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और ए काइट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं है किसी सेंटेंस में हम कैसे पता लगाते हैं? तो हमें जो मेन वर्ब होती है उससे प्रश्न करना होता है व्हाट और वूम से। व्हाट का अर्थ होता है क्या, और वूम का अर्थ होता है किसे या किसको। इन दोनों वर्ड्स का अगर उत्तर मिल जाए हमें तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस के अंदर वो वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होती है। जैसे रोहित इज फ्लाइंग ए काइट, रोहित एक पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? एक पतंग। तो उत्तर मिल गया व्हाट से। तो ये फ्लाइंग हमारी यहां पर किसका काम कर रही है? ट्रांजिटिव वर्ब का। और यहीं पर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यही वर्ब किसका काम करती? इंट्रांजिटिव का। यानी ऐसी कोई फिक्स वर्ब्स नहीं है कि जिसको हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कह दें। वो अपने फंक्शन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना किरदार निभाती हैं। किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है, वही वर्ब इंट्रांजिटिव हो सकती है। जैसे मैं इसी वर्ब को यूज लूं दूसरे सेंटेंस में, तो आप देखें, जैसे मैंने यही वर्ड दोबारा लिख दिया, यही सेंटेंस, और इसी के अंदर मैंने ये वर्ब ले ली। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो फिर से हमारी आर हेल्पिंग वर्ब हो गई और फ्लाइंग मेन वर्ब है। अब हमने पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो प्रश्न किया इस फ्लाइंग से, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी किसे उड़ रहे हैं, पक्षी किसको उड़ रहे हैं, यानी कोई उत्तर नहीं आया। तो ये इन द स्काई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन नॉर्मली बच्चों के मन में क्या धारणा रहती है, जो मेन वर्ब के बाद जो पार्ट होता है, चाहे वर्ड हो, चाहे वो फ्रेज हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ भी हो, उसको वो ऑब्जेक्ट मानने की भूल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और वर्ब ट्रांजिटिव तभी होगी जब वो व्हाट और वूम का उत्तर देगी। तो इन दोनों सेंटेंस से आपने देखा कि यही फ्लाइंग वर्ड इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही थी, और यही फ्लाइंग वर्ड इस सेंटेंस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करती है। यानी ऐसी कोई फिक्स वर्ब्स नहीं हमने श्रेणी बना रखी है कि ये ट्रांजिटिव हैं और ये इंट्रांजिटिव हैं। ये अपनी स्थिति के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार अपना रूप चेंज करती हैं। तो ये हमारी कैटेगरी थी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब्स की एक और कैटेगरी आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने इनको फिर से विभाजित कर दिया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब ये दोनों क्या हैं? एक सेंटेंस लिखता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। ही लाइक्स टू वॉक इन द मॉर्निंग। वह सुबह चलना पसंद करता है। तो हमारी जो लाइक्स क्या है, इसके एस या एस लगा, सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए लगा। तो ये हमारी जो लाइक्स वर्ब है यहाँ पर ये फाइनाइट है। मैं एक बार इसको फाइनाइट वर्ब कर देता हूँ। और जो हमारी ये टू वॉक है, इसको हम कहते हैं, ये टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम कह देते हैं नॉन फाइनाइट। अब अंतर क्या हुआ वो समझिए। अब ये ही था, अगर यहाँ पर मैं आई लगा देता तो ये लाइक्स क्या हो जाती? लाइक्स की जगह लाइक हो जाता। आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो यानी ये इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती। यहीं पर मान लो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया तो भी चेंज हो गई। ये पास्ट हो जाता तो इसका लाइक्ड भी हो सकता था। अगर ये पास्ट टेंस होता तो ये लाइक्ड हो जाती। यानी कुल मिलाकर के ये जो फाइनाइट वर्ब हैं वो वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार, जेंडर के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार चेंज हो जाती हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी हैं जो
सब्जेक्ट के अनुसार, जेंडर के अनुसार, नंबर के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार उनमें कोई बदलाव नहीं होता। यहां पर ये टू वाक ही रहेगी, चाहे मैं यहां पर आई लगा दो, चाहे यहां ही लगा दो, चाहे यहां दे लगा दो, यहां कोई नाम लगा दो, इस टू वाक में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये होती है फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट। अब इस नॉन फाइनाइट को और आगे इसके इससे बना दिए गए। पहला जिसको नाम दे दिया गया इन्फिनिटिव। इसका अर्थ क्या होता है, 2 + V1। ये हमारा यहां पर ये टू वाक क्या है, एक इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, यानी टू आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। और ये किसका हिस्सा है, नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। दूसरा मैंने नाम निकाल दिया इन्हीं का, जीरंड। ये क्या होता है, V1 के ING जुड़ी हुई होती है, उसको हम जीरंड कहते हैं। ये कैसे होता है, एक सेंटेंस से आपको समझाता हूं। यहां तक आपने देख लिया है, इन्फिनिटिव 2 1 + V1 है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जीरंड के ऊपर चर्चा कर रहे थे हम कि जीरंड क्या है। जीरंड जैसे आई लाइक डांसिंग, यहां पर ये जो डांसिंग वर्ड है, ये वर्ब है कि V1 + ING जुड़ा हुआ है, तो ये यहां पर जीरंड का काम कर रही है, क्योंकि ये एक यहां पर नाउन बन गया है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये वर्ब ना होकर अब नाउन का फंक्शन कर रही है, इसलिए इसको हमने जीरंड नाम दिया है। ये जीरंड ऑब्जेक्ट का भी कर सकता है और कई बार सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। जैसे डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर ये डांसिंग किसका काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक नाउन का रोल निभा रहा है, संज्ञा का। तो यहां पर भी ये क्या है, जीरंड है। तो ये होता है जीरंड, वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है एक नाउन के तौर पर काम में आकर के, या फिर ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ये जीरंड है। तीसरा इनका पार्ट्स नॉन फाइनाइट्स का जो मैंने बताया आपको, उसको हमने नाम दे दिया है पार्टिसिपल। जो इसका थर्ड पार्ट था, पार्टिसिपल। ये क्या है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सा ए बर्निंग कार ऑन द रोड, मैंने सड़क के ऊपर एक जलती हुई कार देखी। तो यहां पर ये जो बर्निंग है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये यहां पर किसी नाउन का काम न करके ये बर्निंग यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी ये कार की विशेषता बता रहा है। कैसी कार देखी, जलती हुई, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये किसका रोल निभा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसकी भी ये विशेषता है, इसके आगे आपको ING मिलता है। अब इस पार्टिसिपल के भी और इससे हो सकते हैं, जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। वो फिर इसका पार्टिसिपल का आप अलग से वीडियो देखेंगे, अन्यथा वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपको इतना ही समझना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 पार्ट हैं। एक तो इन्फिनिटिव 2 + V1, जीरंड होता है V1 + ING एज ए सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट, या फिर तीसरा पार्टिसिपल होता है। तो ये थी हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी हम वर्ब को एक कैटेगरी और बना सकते हैं इनकी, वो भी देख सकते हैं आप। यानी आज का वीडियो देखने के बाद आपको वर्ब्स के बारे में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी कि वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। दूसरा इसका मैंने नाम दे दिया रेगुलर और इर्रेगुलर। 2 प्रकार की कैटेगरी इसी की बना दी गई। अब रेगुलर वर्ब्स क्या हैं, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। जैसे हम मेन वर्ब्स की हमेशा जो फॉर्म्स बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके अंदर रेगुलर वर्ब्स कैसी होती हैं। जैसे मैंने लिखा प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म बना दी प्लेड्स, और थर्ड भी बना दी प्लेड्स, ठीक है। मैंने एक वर्ब लिखी कुक, इसकी बना दी कुक्ड, और तीसरी भी बना दी कुक्ड।
तो वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो डी लगकर बने, या ईडी लगकर बने, या आईईडी लगकर बने, वो कहलाती हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे इसके अंदर और उनकी दूसरी और तीसरी दोनों वर्ब्स समान मिलेंगे आपको, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो इनमें दोनों में देखो आपको ईडी, इसमें भी ईडी, इसमें भी ईडी, इसमें भी ईडी। एक जैसे आप देख सकते हो, जैसे कैरी है तो इसकी मैंने बना दी कैरीड और कैरीड। इसके अंदर क्या जुड़ा है, आई थी तो आई हटकर क्या लग गया, आई ई लगता है और फिर डी लग जाती है, तो ये आई ई डी से बनी दूसरी और तीसरी। मैंने तीन बातें बताई, या तो डी लगेगी, या ईडी लगेगा, या आई ई डी लगेगी, दोनों समान होंगी, तो वो वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे एक वर्ब लिखी मैंने क्लोज, तो इसके सिर्फ किससे बन जाएगी, डी से ही बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि ई ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, हमको डबल ई नहीं करनी, इसको क्या कर देंगे क्लोज्ड। तो यानी या तो डी या ईडी या आईईडी लगकर हमारी रेगुलर वर्ब्स का निर्माण होता है। अब चर्चा करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की। ये क्या हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स वो हैं, ये इनके तीन चार टाइप हैं। पहला इनका टाइप है जब तीनों ही फॉर्म समान हो वर्ब्स की। जैसे मैंने लिखा पुट, 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 मैंने लिख दिया कट, कट, कट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म समान हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, इर्रेगुलर यानी अनियमित, और वो कहलाती थी नियमित, यानी वो किसी रूल से बनती थी, इनके अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तीनों बराबर हैं, इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। दूसरा इनका टाइप है तीनों ही अलग अलग हो सकती हैं। कैसे, जैसे गो, वेंट, गोन। इसमें फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है, तो ये भी क्या कहलाती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स, जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। जैसे डू, डिड, डन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ये भी क्या हो गई हमारी इर्रेगुलर वर्ब। इसका और कैटेगरी देख सकते हैं इर्रेगुलर के, हमने दो प्रकार देख लिए, इसी का तीसरा प्रकार ऐसे भी बन सकता है। जैसे मैंने लिख दिया जब दूसरी और तीसरी अलग अलग हों। जैसे देखो मैंने लिखा स्पीक, मैंने लिख दिया जैसे सेंड, और दूसरी हो गई सेंट, सेंट। इसके अंदर भी क्या है, दूसरी तीसरी समान होती है, लेकिन इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है, रेगुलर में भी दूसरी तीसरी समान थी, लेकिन इसके अंदर वो दूसरी तीसरी न डी से बनती हैं, न ईडी से बनती हैं, न आईईडी से बनती हैं। ठीक है, जैसे हो गया स्लीप, तो स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये इनकी तीसरी कैटेगरी हो गई। दूसरी तीसरी अलग होती हैं, लेकिन उनके अंदर अंतर वही है, डी, ईडी या आईईडी जोड़ करके नहीं बनाते। इर्रेगुलर का एक चौथा हिस्सा बड़ी मजेदार है, वो भी आप देख सकते हो। इसकी कई बार क्या होता है, पहली और तीसरी समान हो जाती हैं। जैसे रन, रेन, रन, कम, केम, कम। तो इनके अंदर आप देखेंगे जो रन है, रन, रेन, रन, पहली और तीसरी समान हो गई, फिर इसके बाद कम, केम, कम, तीसरी समान हो गई, यानी ये भी इर्रेगुलर वर्ब का उदाहरण है, यानी चौथा प्रकार है इसका। तो ये हमारी वर्ब्स की कैटेगरी थी। हमने शुरू में देखा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। ये इन चारों को देखने के बाद अब मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में वर्ब्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि वर्ब्स की कितनी कैटेगरी होती हैं या वर्ब्स को हम क्या क्या नाम दें। तो ये था हमारा वर्ब्स। अगला हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ब्स का अगला पार्ट है हमारा, जो बड़ा मजेदार है, एडवर्ब्स, जो इसी वर्ब्स के ऊपर आधारित है। तो वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे चैनल से। तब तक बाय।